हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और साथ में आपने मेरे जो वीडियोस हैं उनको भी आपने अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। ओके, हमने स्टार्ट किया हुआ था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक, यानी कि AS 21 से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक, लास्ट क्लास में कवरेज जो था दैट वाज माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में, कंट्रोल के बारे में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है उसका एक ओवरव्यू। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसे भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक ओवरव्यू आपको दे चुकी हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दी सेशन 1, जो कि इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है। ओके, यहां पर आज करते हैं इससे रिलेटेड कुछ नोटिंग्स जो कि आपके काम आने वाली है बिल्कुल। ठीक, सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि होल्डिंग जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है सब्सिडरी में, तो वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्यों कर रही है? कंट्रोल को पाने के लिए। अब कंट्रोल अगर वो पाना चाहती है तो उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो देना पड़ेगा, राइट? उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को फाइंड आउट करने के लिए हमें करना पड़ता है कंपैरिजन दो चीजों में। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ओन्ड बाय पेरेंट, मतलब जो पोर्शन पेरेंट ओन कर रहा है वो। ठीक है, ये कंपैरिजन आप करते हो एट डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, इसमें लेते हैं हम केस 1। लेट्स से पेरेंट है, उसने सब्सिडरी में 100% स्टेक जो है वो अक्वायर किया हुआ है, यानी कंट्रोल कैसा है? 100%। ये किया है उसने 1400 करोड़ के लिए। ठीक, सब्सिडरी कंपनी के जो नेट एसेट्स है वो है 1000 करोड़। ठीक, नाउ यहां पे जो परचेज कंसिडरेशन है, यानी कंट्रोल को परचेज करने के लिए जो कंसिडरेशन पेरेंट ने पे किया है वो क्या है? 14 करोड़, 1400, करेक्ट। और जो कंट्रोल ओन करने के लिए उसने ये कंसिडरेशन पे किया है उसकी वर्थ कितनी है, यानी नेट एसेट्स, वो कितना है? 1000 करोड़। यानी नेट एसेट्स जो हैं वो 1000 के थे, लेकिन परचेज कंसिडरेशन जो है वो हायर पे किया गया। तो इस केस में ये जो 400 करोड़ है ये है गुडविल। ओके, वहीं अगर हम उठाएं केस 2 को, उसमें लेट्स से हमारे पास है एक पेरेंट, इस पेरेंट का इसमें स्टेक है 100%। जस्ट टू कीप कैलकुलेशंस इजियर मैंने 100% स्टेक लिया है यहाँ पे अभी, बट ये स्टेक जो था इसके लिए पेरेंट पेड 800। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? सो बेसिकली इन दिस केस जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना है? 800 करोड़। नेट एसेट्स कितने हैं? 1000 करोड़। तो यहां पे परचेज कंसिडरेशन आपने पे किया है कम,
नेट एसेट थे ज्यादा, तो जो ये 200 है, ये 200 करोड़ का आपको हुआ प्रॉफिट, जो कि है आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और AS21 में हम इसी को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। एक्विजिशन का मतलब तो क्लियर होगा ही, यानी जब 81.3% वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के अक्वायर किए, दैट इज एक्विजिशन। ठीक है, तो जब ये एक्विजिशन किया गया होगा तो एक डेट तो जरूर इन्वॉल्व हुई होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2024, ठीक है, फिर है 31 मार्च 2025। जो 1 अप्रैल है इसको हम कहते हैं ओपनिंग डेट। थर्टी फर्स्ट मार्च जो है वो आपका होता है ईयर एंड डेट। ईयर एंड डेट जो है इस ही दिन कंसोलिडेशन भी किया जाता है, यानी इसको हम कहते हैं डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यहां पे मैंने अप्रैल टू मार्च लिया है, हो सकता है क्वेश्चन आपको जनवरी टू दिसंबर हो, तो 31 दिसंबर जो होगा वो आपका डेट ऑफ कंसोलिडेशन होगा। ठीक, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 1 जनवरी 2025 में एक्विजिशन हुआ, तो जो 1 जनवरी है उसको हम कहेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, नाउ डेट ऑफ एक्विजिशन के जो ये पीरियड है, यानी कि अगर अप्रैल से आप काउंट करो तो 9 मंथ्स, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वाला जो पीरियड है यानी 3 मंथ्स। तो जो पहले वाला एक्विजिशन के पहले वाला जो पीरियड है उसको आप कहोगे प्री एक्विजिशन पीरियड। वहीं ये 3 मंथ्स जो है वो एक्विजिशन के बाद का है, तो इसको आप कहोगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, नाउ एक टाइमलाइन और साथ में मैं पैरेलली डेवलप कर रही हूं। लेट्स से ओपनिंग डेट यानी 1 अप्रैल को इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी वो थी मेरे पास 10 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस जो था दैट वाज फॉर 80,000। तो क्या मेरा नेट एसेट निकल सकता है? यस, इन दोनों का जो सम है वही मेरा नेट एसेट है। तो नेट एसेट इज 10,80,000। इसी तरह से मेरे पास ईयर एंड पे भी ये फिगर्स होंगे, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल रिमेन द सेम 10 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मेरा लास्ट में दिख रहा है 2 लाख का। तो यहां पे भी मुझे नेट एसेट पता है 12 लाख के। ओके, अब आपको देखना है ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या चीजें हुई। क्या इक्विटी में ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंजेस आए? नहीं, तो इसको हम कहेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इक्विटी रेज नहीं किया गया। ठीक, फिर कंपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस जब स्टार्टिंग था दैट वाज 80,000, लेकिन एट द एंड कितना हो गया 2 लाख। यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर
कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 2 लाख माइनस 80,000 विच इज 1,20,000। ये आपने पूरे 12 महीने में कमाए होंगे। अभी मैं प्री पोस्ट कुछ बात नहीं कर रही हूं, अभी मैं क्या कर रही हूं, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ। तो ये ड्यूरिंग द ईयर पूरा 120 है। नाउ ये जो 120 ड्यूरिंग द ईयर है, अब हमें करना है इसको बाइफरकेट, क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन जो है प्रॉफिट का वो बिलोंग करता है प्री एक्विजिशन पीरियड को, यानी एक्विजिशन होने के पहले का वो प्रॉफिट है, ठीक है, और कुछ बिलोंग करता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड को। प्री एक्विजिशन था हमारा 9 मंथ्स, पोस्ट था हमारा 3 मंथ्स। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, डिवीजन। तो जो 1,20,000 है ये 12 महीने के लिए थे, लेकिन हमें क्या करना है, 9 मंथ्स का ही देखना है। तो दिस विल गिव यू 90,000। ठीक, उसी तरह से 1,20,000 ये 12 महीने का है, लेकिन 3 महीने का ही पोस्ट एक्विजिशन है, तो दिस विल गिव यू 30,000। यानी अगर ये टाइमलाइन में बनाऊं तो इस टाइमलाइन में जो 90,000 है ये मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, और जो 30,000 है ये मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। ओके, सो प्री एक्विजिशन नेट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो मेरे पास था ऑलरेडी ओपनिंग डेट को 80,000, साथ में प्री एक्विजिशन पार्ट में ड्यूरिंग द ईयर भी था मेरा, यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ये होना चाहिए था विच वॉज 90,000। साथ में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, ये भी मेरे नेट एसेट का पार्ट है, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ जो कि प्री एक्विजिशन पार्ट का था, यानी इसको भी मैं प्री एक्विजिशन लिख सकती हूं, पर इसमें कुछ था ही नहीं, निल। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास हो गया 11,70,000 जो कि नेट एसेट है मेरे प्री एक्विजिशन पीरियड का। ओके, तो इस तरह से जो है ये कैलकुलेशंस किए जाते हैं। अभी हम वर्किंग नोट पढ़ेंगे जब, तो वर्किंग नोट में आपको सब बताऊंगी। आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट किसे कहते हैं, पोस्ट एक्विजिशन किसे कहते हैं, प्री एक्विजिशन नेट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये आपको समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा दैट इज टाइम एडजस्टमेंट। अभी जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल में मैंने जो टाइमलाइन डेवलप की थी, उस टाइमलाइन को डेवलप करने पर एक 9 मंथ्स का पार्ट था और एक 3 मंथ्स का पार्ट था। ये था हमारा प्री, ये था हमारा पोस्ट। ओके, उसके बाद जब मेरा प्रॉफिट आया था ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने उसको इसी रेशियो में डिवाइड किया था, यानी यहाँ पे मेरा रेशियो क्या हो गया, 9:3। तो ये जो 9:3 है, इसमें जब मैं अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करती हूं तो इसी को हम कहते हैं टाइम एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर रीइटरेट करें उसी पॉइंट को, तो रीइटरेट करने पे प्री एक्विजिशन
P&L, और इधर आएगा पोस्ट एक्विजिशन P&L। प्री एक्विजिशन में इंटू 9/12 और यहाँ पे 3/12। ओके, तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर देखें तो ओपनिंग डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, प्री 9, पोस्ट 3। ओके, अब इसमें P&L इज 90, P&L इज 30। ये है आपका कैपिटल प्रॉफिट, बट ये है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि अब आप उस बिजनेस का पार्ट हो, मतलब आपको फर्क पड़ता है एक्विजिशन के बाद का, तो वो रेवेन्यू नेचर का हो गया, जिसे हम अर्न्ड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट है, दिस इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये जो है दिस इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के ऊपर पेरेंट का भी अधिकार है, लेकिन माइनॉरिटी का भी अधिकार है। सेम पोस्ट एक्विजिशन पे भी पेरेंट का भी अधिकार है और माइनॉरिटी का भी अधिकार है। तो अगर ये 80% है तो माइनॉरिटी ऑटोमेटिकली 20% हो गया। ठीक है, ये जो है आपका दिस इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट, और ये जो है ये पार्ट है आपके कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब आप निकालते हो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से आप नेट एसेट्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन बट ओन्ड बाय पेरेंट, जो कि आपका बेसिकली ये फिगर है, यानी 90,000 का 80% जो है वो आपका नेट एसेट एट डेट ऑफ एक्विजिशन ओन्ड बाय पेरेंट है। इसको आप माइनस करोगे, यहाँ पे आपके पास या तो पॉजिटिव फिगर आएगा या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो वो है गुडविल, अगर नेगेटिव आया तो वो है कैपिटल रिजर्व। वहीं दूसरी तरफ कंसोलिडेट की अगर बात करें रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो पेरेंट्स का आप देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस जो उसके बैलेंस शीट में है, उसमें आप ऐड करोगे जो रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी जो सरप्लस का पार्ट आपका पेरेंट का सब्सिडरी में है, तो वो हो जाएगा पेरेंट का शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि वो अर्न्ड प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, वही आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेकर जाओगे, ऑफ सब्सिडरी। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कंसोलिडेट होने हैं, यानी कि मर्ज होने। ओके, सो आज हमने जो है सारे जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट जरूरी थे आगे वर्किंग नोट्स करने के लिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वो हमने सब रैप अप कर लिए। ठीक है, अभी मैंने कोई एडजस्टमेंट्स की बात नहीं की है आपके साथ। अभी पहले हम बेसिक्स करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक एक एडजस्टमेंट जो है हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, देन प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, एंड साथ में टाइम एडजस्टमेंट।
टाइम एडजस्टमेंट में ही मैंने आपको दोबारा से जो प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन था उसको मैंने इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप प्लीज इसका सेशन 1 सेशन 2 यानी कि यही वाला सेशन आप इसको गो थ्रू करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट सेशन में हम आ जाएंगे हमारे वर्किंग नोट वाले पार्ट पे। उसके पहले मैं आपको टेम्पलेट्स बताऊंगी, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पिक करेंगे, उन टेम्पलेट्स को देखेंगे क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे हम एक एक एडजस्टमेंट्स पे भी। ओके, सो हैप्पी लर्निंग। अगर कोई डाउट्स हैं, अगर कोई क्वेरीज हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं डेफिनेटली रीच आउट करूंगी, आपको उस पर रिस्पॉन्ड करूंगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है अटैच्ड इन द कमेंट सेक्शन, आप उसको भी जो है प्लीज उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आपको वहां पर मिलते रहें और आप अप टू डेट रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।